नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी एकदम अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम सभी बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथी रजिया सुल्तान के बारे में, जो 1236 से 1240 तक शासन करेगी। और इसके बाद जो प्यारे साथी आपका बहराम शाह आए, और अगर हम बात करें मसूद शाह, तो इन सब के बारे में अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। आज है मध्यकालीन भारत का एपिसोड नंबर 7। एपिसोड संख्या में हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन हो सकता है आज एपिसोड नंबर 7 ही है। चलिए अब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इल्तुतमिश के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से जाना था। तो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे प्यारे साथी, तो इल्तुतमिश जो था आपका, इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे, और चारों पुत्र क्या थे, बहुत ही अयोग्य थे प्यारे साथी। 4 पुत्र थे इल्तुतमिश के, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, अयोग्य थे, यानी कि उनके अंदर कोई योग्यता नहीं थी। तो इल्तुतमिश ने ये डिसाइड किया कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसकी पुत्री बनेगी, रजिया सुल्तान बनेगी, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही कुशल थी प्यारे साथी। रजिया सुल्तान मतलब हर चीज़ में, युद्ध कला में, हर क्षेत्र में वो निपुण थी, और अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा योग्यवान थी, या कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा योग्य थी। इसलिए इल्तुतमिश ने ये डिसीजन लिया कि मेरे बाद दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो रजिया सुल्तान को दे दिया जाएगा और वही संभालेगी। इसलिए इल्तुतमिश ने, जब तक वो जीवित था, उससे मरने से पहले ही उसने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरी पुत्री बनेगी, जिसका नाम है रजिया सुल्तान, और उसके लिए उसने इसकी घोषणा भी कर दी थी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1236 ईस्वी में क्या होता है कि इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। इल्तुतमिश की प्यारे साथी मौत हो जाती है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इल्तुतमिश की 1236 में मौत हो जाती है, और जब इसकी मौत हो जाती है तो इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और वो क्या करता है, इल्तुतमिश की आज्ञा के विरुद्ध, या कह सकते हैं कि इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध स्वयं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। आप देखेंगे प्यारे साथी कि इल्तुतमिश की ये चाह थी कि उसकी पुत्री शासिका बने या दिल्ली सल्तनत का शासन संभाले, लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है 1236 ईस्वी में, तो अमीर वर्ग के द्वारा क्या किया जाता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो आप लिखेंगे कि 1236 में, साथ में आप नोट करते हुए भी चलिए, 1236 में क्या होता है कि इसका रजिया सुल्तान का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था रुकनुद्दीन, जिसे हम रुकनुद्दीन फिरोज शाह नाम से जानते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और यही प्यारे साथी क्या बन जाता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, जो कि इल्तुतमिश की इच्छा के एकदम विरुद्ध था। इल्तुतमिश की इच्छा के एकदम विरुद्ध था, और ये क्या बन जाता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। अब जब रजिया सुल्तान को इसके बारे में पता चला कि उसका जो भाई है, बड़ा भाई है, वो उसकी आज्ञा के विरुद्ध, या आप कह सकते हैं इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध वो खुद गद्दी पर बैठ गया है, तो क्या हुआ कि उस समय क्या होता था कि इस्लाम में, या आप कहीं भी देखेंगे, तो महिलाओं को पर्दा प्रथा में रखा जाता था, उतना ज़्यादा बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। यही रीज़न था कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसी का फ़ायदा उठाकर गद्दी पर बैठ गया था। अब जब रजिया को इसके बारे में पता चला, तो रजिया ने क्या किया कि लाल वस्त्र धारण कर कर दिल्ली की जनता के यहाँ चलने लगी। आप कह सकते हैं कि उसने लाल वस्त्र धारण किया और जो बाजार उजार थे उसमें चलने लगी। अब लाल वस्त्र क्या था, तो इल्तुतमिश के समय में कोई भी अगर मांग करना चाहता है या कोई सहायता मांगना चाहता है, तो उसको क्या करना होता था, वो लाल वस्त्र धारण करता था और ऐसे बाजार में, या आप कह सकते हैं राज्य में चलने लगता था। तो इससे क्या होता था कि इसका प्रतीक होता था कि अगर कोई व्यक्ति लाल वस्त्र धारण कर कर चल रहा है तो वो किसी चीज़ से असंतुष्ट है, उसे कुछ सहायता चाहिए। तो उससे इल्तुतमिश ये पहचान जाता था कि कोई मदद की गुहार कर रहा है। तो जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, तो क्या हुआ कि रजिया को जब ये पता चली यह बात, तो उसने लाल वस्त्र धारण कर लिया। तो आप देखेंगे प्यारे साथी कि जब रजिया को इसके बारे में पता चला, तो उसने क्या किया, उसने लाल वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता से मदद मांगी। लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता से, दिल्ली की, या आप कह सकते हैं दिल्ली की जनता से मदद मांगी, जनता से मदद मांगी।
और क्या होता है, जब रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करके जनता से मिलने गई और मदद की गुहार मांगी, उन्होंने बताया कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं दिल्ली सल्तनत की शासिका बनूं, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरा भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह मेरी जगह पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया है। और जब उसने मदद की गुहार की तो दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान का सपोर्ट किया, उसकी मदद की, और दिल्ली की जनता के ही द्वारा प्यारे साथी क्या होता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाया जाता है और रजिया सुल्तान बनती हैं दिल्ली सल्तनत की सुल्तान। तो आप कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जनता के द्वारा शासक का चुनाव हुआ था। तो आप ये लिख सकते हैं कि इतिहास में मैं बुलेट पॉइंट लिखते हुए जा रहा हूं, जो चीज़ मैं बोल रहा हूं आपको वो कोशिश करिए नोट करने की, क्योंकि जो मैं अच्छी चीज़ें बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी चीज़ें मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं लिखते जाऊंगा और बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाएगा। तो कुछ चीज़ें मैं मौखिक रूप से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसे लिखिए जरूर। जैसे कि मैंने आपको ये लाल वस्त्र वाला बताया, लाल वस्त्र क्या था कि मदद की गुहार का प्रतीक था। आपको मदद मांगना है इल्तुतमिश के शासन में या उस समय के शासन में, तो लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। तो उससे ये होगा कि आप हेल्प मांगना चाहते हैं किसी चीज़ की, या किसी चीज़ से आप असंतुष्ट हैं। अगर हम बात करें तो लाल वस्त्र धारण कर रजिया दिल्ली की जनता से मिलने गई, उससे मदद मांगी और दिल्ली की जनता ने भरपूर रजिया सुल्तान की मदद की। और इसके बाद क्या होता है कि जो आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह होता है, इसे दिल्ली की गद्दी से हटाया जाता है और रजिया सुल्तान बनती हैं दिल्ली की नई सुल्तान। तो आप लिखेंगे कि 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान बनती हैं दिल्ली सल्तनत की, रजिया सुल्तान बनती हैं किसकी? दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत। तो प्यारे साथी 1236 में रजिया सुल्तान बन जाती हैं दिल्ली की सुल्तान। अब इसके बाद क्या होता है कि रजिया जैसे ही सुल्तान बनती हैं तो शुरुआत से ही उनके पास बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कि वो सुल्तान बनी लेकिन उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, मार्ग में बहुत सारी जटिलता थी, कई सारे विरोध भी हुए उनके खिलाफ। तो आप देखेंगे क्या हुआ कि जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया था और रजिया सुल्तान जनता से मदद मांगने गई, तो जो कुलीन वर्ग थे, आप कह सकते हैं उलेमा वर्ग थे, अमीर वर्ग थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान की मदद कर दी, क्योंकि उन्हें ये लगा कि रजिया सुल्तान एक महिला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम में क्या होता है, या उस समय की बात करें तो इस्लाम में क्या था कि हिजाब का ही क्या चलता था, एक तरह से दौर चलता था, यानी कि महिलाओं को पर्दा प्रथा में ही रखा जाता था, महिलाएं बाहर नहीं निकलती थीं। तो जो अमीर वर्ग थे, उलेमा वर्ग थे, उन्होंने सोचा कि रजिया तो एक महिला है, तो अगर मैं उसे शासक बना भी देता हूँ तो वो शासन कहाँ करेगी, क्योंकि वो तो एक औरत है, वो शासन कहाँ करेगी, और सत्ता अमीरों के हाथ में रहेगी, जो हम चाहेंगे वही होगा। और ये सोचकर उन्होंने रजिया को सपोर्ट किया और उन्हें गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन जब रजिया सुल्तान बन गई तो एक कुशल नेतृत्व वाली ये सुल्तान थी, आप देखेंगे बहुत ही योग्य शासिका थी। और जब ये शासिका बनी तो सारे दांव उल्टे हो गए, यानी कि ये दरबार में भी आती थी, सारे निर्णय खुद लेती थी। और आप देखेंगे जब सारे निर्णय खुद लेने लगी, एकदम जैसे एक पुरुष शासक होता था उसी तरीके से महिला होते हुए भी दरबार में आना, युद्ध करना और प्रजा से मिलना, सारे निर्णय लेना, जब ये सारी चीज़ें करने लगी तो जो कुलीन और उलेमा वर्ग थे उनका तो एकदम क्या हो गया, पत्ता कट गया। जो उन्होंने सोचा था कि हम अपनी उंगलियों से रजिया को नचाएंगे, वो सारी सपने टूट गए और फिर उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। आप देखेंगे रजिया सुल्तान प्यारे साथी पुरुषों के वस्त्र पहनकर दरबार में आया करती थी। आप देखेंगे अगर मैं बात करूं तो रजिया सुल्तान दो वस्त्र प्रमुख रूप से पहनती थी। पहला था आपका कुबा और दूसरा था कुलह। रजिया सुल्तान ने क्या किया कि पर्दा प्रथा का त्याग किया, हिजाब को त्याग दिया जैसे वो शासिका बनी, और वो प्रॉपर वे में दरबार में आती थी, सारे डिसीजन लेती थी, राज दरबार में बैठती थी। तो आप देखेंगे ये कौन से वस्त्र पहनती थी, तो ये कुबा पहनती थी और कुल्हे पहनती थी। कुबा की बात करें तो कुबा को हम कोट कहते हैं, जो पुरुषों की कोट होती है, और कुल्हे की बात करें तो कुल्हे एक टोपी होती है। तो प्यारे साथी रजिया सुल्तान कुबा और कुल्हे पहना करती थी, यानी कि पुरुषों की वेशभूषा धारण करके दरबार में आती थी, और इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया। तो आप ये भी लिख लेंगे कि रजिया ने क्या किया था, पर्दा प्रथा का त्याग किया था, पर्दा प्रथा का
त्याग किया था। अब इससे क्या हुआ कि जो इस्लाम के कट्टर समर्थक थे, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस्लाम धर्म पर विश्वास रखते थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुपित हुए रजिया से। क्योंकि आप देखेंगे इस्लाम में भी वर्णन मिलता है कि वहाँ पर पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है, यानी कि उनके धर्म के अनुसार वहाँ पर स्त्रियों को उतनी ज़्यादा छूट नहीं होती है, वो हिजाब का प्रयोग करती हैं और पर्दा प्रथा में ही रहती हैं। लेकिन जब रजिया ने इसका क्या किया, त्याग किया, तो वहाँ के जो धर्म गुरु थे, उलेमा वर्ग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया, यानी कि विरोध किया रजिया सुल्तान का। और तभी से क्या हुआ कि रजिया सुल्तान जब पुरुषों की वेशभूषा में दरबार में आने लगी, तो तभी से इनका विरोध शुरू होने लगा। यानी कि जैसे ये शासिका बनी और उसके तुरंत बाद से ही इनका विरोध चालू होने लगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से इनका शासन नहीं चला, क्योंकि बहुत ही कम समय तक इन्होंने शासन भी किया। आप देखेंगे 1236 से 1240, मात्र 4 वर्षों के शासन में, इसी में आप देखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने भी क्या किया था, दिल्ली का शासक बना था। तो बहुत साल, लगभग 3.5 साल इसने शासन किया था और बहुत भाग दौड़ में बीता इसका शासन। और अगर हम बात करें इसके बाद, तो आप इतनी चीज़ें नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। तो जब ये दिल्ली की शासिका बन गई, सुल्तान बन गई, तो आप देखेंगे जब ये दिल्ली की शासिका बनती है, उस समय एक व्यक्ति होता है एतगीन और एक व्यक्ति होता है अल्तुनिया। ये दोनों बहुत ही प्रमुख भूमिका आगे निभाने वाले हैं, क्योंकि पहले तो ये इल्तुतमिश के बहुत ही विश्वास पात्र थे, रजिया के भी विश्वास पात्र थे, लेकिन बाद में इन्होंने धोखा दिया था। आप देखेंगे तो एतगीन, मेरे प्यारे साथी, बदायूं का राज्यपाल था, बदायूं का राज्यपाल था। और अगर मैं बात करूं अल्तुनिया की, तो अल्तुनिया आपका भटिंडा का राज्यपाल था। जब रजिया सुल्तान शासिका बनती है दिल्ली सल्तनत की, तो उस समय एतगीन बदायूं का राज्यपाल होता है और अल्तुनिया भटिंडा का राज्यपाल होता है। आगे आप देखेंगे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये रजिया सुल्तान का विरोध करेंगे और विद्रोह भी करेंगे। आप देखेंगे ये दोनों लोग नहीं चाहते थे, ये खुद शासक बनने की आकांक्षा रखते थे कि मैं भी शासक बन जाऊं दिल्ली सल्तनत का, और इसीलिए ये रजिया सुल्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो रजिया का एक भाई भी था, रजिया सुल्तान का एक भाई भी था। इनके भाई का नाम था बहराम शाह। रजिया के भाई का नाम क्या था, तो इसके भाई का नाम था बहराम शाह, बहराम शाह। इसका छोटा भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। एक तो भाई आपका था रुकनुद्दीन फिरोज, जो पहले ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया था इल्तुतमिश की इच्छा के विपरीत। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसका एक और भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश के कुल 4 पुत्र थे, तो वो उतने योग्य नहीं थे, इसलिए इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की दावेदारी पेश की थी, आप कह सकते हैं उत्तराधिकारी बनाया था। आप देखेंगे तो रजिया का भाई था बहराम शाह, और ये भी रजिया सुल्तान का क्या करता था, विरोध करता था, रजिया सुल्तान का विरोध करता था, अंदर ही अंदर जलता था रजिया सुल्तान से। और ये भी क्या हुआ कि जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे दिल्ली सल्तनत के, तभी से ये क्या करने लगा कि प्रक्रिया चालू कर दी इसने कि किस तरह रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटाया जाए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति का और नाम आता है जिसका नाम है, आप देखेंगे मेरे प्यारे साथी, तो रजिया के साथ एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है याकूत खान। याकूत खान आप कह सकते हैं, याकूत खान। अगर हम बात करें तो याकूत खान को भी लेकर बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, अफवाह फैलाई गई रजिया सुल्तान के प्रति। आप देखेंगे तो याकूत खान क्या था प्यारे साथी, शुरुआत में ये रसोइये में काम करता था, लेकिन इससे प्रसन्न होकर रजिया ने इसके कामकाज को देखकर और इल्तुतमिश के समय में ही इसे क्या किया गया था, अमीर आखूर के पद पर बैठा दिया गया था। यानी कि रजिया ने क्या किया था कि पहले ये रसोई में काम करता था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसे अमीर आखूर का पद दे दिया गया, अमीर आखूर का पद दे दिया गया। अमीर आखूर का पद क्या होता है, तो प्यारे साथी एक बहुत ही बड़ा पद होता है अमीर आखूर का। इसे कहते हैं, इसके पद संभालने वालों का कार्य क्या होता है कि ये शाही अश्वशाला का प्रधान होता है, अमीर आखूर किसे कहते हैं, तो ये शाही अश्वशाला का प्रधान होता है। यानी कि जितने अश्वशाला जो होती हैं उनके प्रधान को क्या कहते हैं, अमीर आखूर कहते हैं।
और एक बड़ा ही पद था। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो कुलीन वर्ग थे, उलेमा वर्ग थे, अमीर वर्ग थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुई कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई, क्योंकि याकूत खान बहुत ही निम्न तबके से आता था, यानी कि निजी जाति का था, और उसे अचानक इतने बड़े पद पर बैठा देना ही अमीरों को हजम नहीं हुआ। वो इसका विरोध करते थे। इसके साथ साथ ये जो आपके एतकीन और अल्तुनिया थे, ये बदायूं के राज्यपाल, भटिंडा के राज्यपाल थे। आप कह सकते हैं कि एतकीन बदायूं का इक्तेदार था और अल्तुनिया भटिंडा का इक्तेदार था। इक्तेदार भी कह सकते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश ने इक्तेदारी व्यवस्था शुरू की थी। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथी कि याकूत खान को जब अमीर अखूर बना दिया गया तो ये दोनों भी बहुत जर गए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा बड़ा पद इससे मिल गया था। और इसीलिए इन दोनों ने कहीं ना कहीं, और अमीर वर्ग ने यह अफवाह फैलाई कि रजिया जो है प्यारे साथी, रजिया सुल्तान याकूत खान से प्रेम करती है। ये भी अफवाह फैलाई कि उनकी छवि क्या हो, धूमिल हो जाए। इसका ये भी कारण माना जाता है कि इतिहासकार कहते हैं कि रजिया सुल्तान की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसी बातें कही गई कि जल्दी से उन्हें दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा दिया जाए। इसके साथ अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, उनके बारे में भी बता दूं, जिनका नाम था गियासुद्दीन बलबन। आगे आप देखेंगे ये चलकर शासक भी बनेंगे। तो इनके समय में जो बलबन था, आप देखेंगे तो इनके समय में बलबन प्यारे साथी, आप देखेंगे इल्तुतमिश के समय में ये दल चालीसा का सदस्य होता है। और इनके समय में अगर हम देखेंगे तो अमीर शिकार नाम का एक पद होता है। अमीर शिकार नाम का एक पद होता है, उस पर कार्य करते हैं बलबन। इनको हम आगे बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। इतनी चीज़ें आप नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं कि और हमें क्या पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। एकदम बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है आप सभी के लिए वीडियो हम बनाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ नहीं जाता है लाइक करने में, तो आप अगर लाइक बटन दबा भी देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर हम बात करें इसके बाद, तो आप देखेंगे इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो बेसिक चीज़ें थी कि उसके समय में कौन कौन से पद पर कौन कार्य कर रहा था। अब आप आगे देखेंगे तो इन्हीं पदों के द्वारा रजिया सुल्तान का बहुत ज़्यादा विरोध किया जाएगा, रजिया का बहुत ज़्यादा विरोध किया जाएगा, और इसका पूरा शासनकाल विद्रोहों को दबाते हुए ही खत्म हो गया। इसने अच्छे से शासन नहीं कर पाया। अगर हम बात करें तो एक पुस्तक है मिनहाज उस सिराज की, जिसका नाम है तबकाते नासिरी, और उस पुस्तक में आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि रजिया सुल्तान का सबसे ज़्यादा विरोध कुलीन वर्ग और उलेमा वर्ग करता था। तो आप लिख लीजिएगा, मैं एक बार फिर बोल लेता हूँ कि मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी में लिखा गया है कि जो रजिया थी, इनका विद्रोह या विरोध कह सकते हैं उलेमा तथा कुलीन वर्ग किया करता था, यानी कि उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि ये पुरुषों की वेशभूषा धारण कर दरबार में जाया करती थी। और जैसा उन्होंने सोचा था कि एकदम हम अच्छे तरीके से कठपुतली की तरह रजिया को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रजिया खुद ही इतना बुद्धिमान थी और कुशल शासिका थी। तो उसने अपने हिसाब से निर्णय लिए। इससे क्या हुआ कि जो कुलीन वर्ग थे वो नाराज़ थे रजिया सुल्तान से, और साथ ही साथ याकूत खान को एक बड़े पद पर बैठा देना, जो एक निम्न वर्ग का इंसान था, इससे भी रजिया सुल्तान से ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो आपका अल्तुनिया है, ये आगे चलकर आपका विद्रोह करेगा। आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 1240 में 1240 ईस्वी में क्या होता है कि 1240 में अल्तुनिया द्वारा, जो मैंने भी आपको बताया था, अल्तुनिया द्वारा, जो कि भटिंडा का इक्तेदार था या राज्यपाल था आप कह सकते हैं, तो अल्तुनिया द्वारा क्या किया गया? अल्तुनिया द्वारा भटिंडा, जो कि प्यारे साथी आपका पंजाब में पड़ता है, भटिंडा यानी कि पंजाब, को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। 1240 में क्या हुआ कि अल्तुनिया ने भटिंडा को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहाँ का शासक बन गया। अब जब वहाँ पर विद्रोह हो गया तो रजिया सुल्तान ने क्या किया कि वह याकूत खान को अपने साथ लेकर और सेना लेकर उसने क्या किया कि पंजाब की तरफ कूच कर दिया, भटिंडा पर कूच कर दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी और सबसे बड़ी गलती थी। अब रजिया को ये करना चाहिए कि वो दिल्ली में ही रहती
और किसी को भेज देती, नेतृत्व या याकूत खान को ही भेज देती वहाँ पर विद्रोह दबाने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, क्योंकि अभी दिल्ली सल्तनत उतना संभला हुआ नहीं था, उसने क्या किया कि वह खुद दिल्ली सल्तनत से सेना लेकर क्या हुआ, चली गई भटिंडा में विद्रोह को दबाने के लिए। अब क्या हुआ कि जब रजिया और याकूत अपनी सेना लेकर जाते हैं, कहाँ पर, भटिंडा पर, भटिंडा में जाते हैं, तो वहाँ पर इनके मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि याकूत खान मारा जाता है, क्योंकि अल्तुनिया ने क्या किया, याकूत खान को मार दिया, या आप कह सकते हैं मारा जाता है। याकूत खान मारा जाता है, किसके द्वारा मारा जाता है, तो आप कहेंगे याकूत खान अल्तुनिया द्वारा मारा जाता है, क्योंकि जो ये युद्ध हुआ इसमें रजिया पराजित हुई और याकूत खान को अल्तुनिया ने मार दिया। अब जब याकूत खान को अल्तुनिया ने मार दिया तो इसके बाद अल्तुनिया ने रजिया को क्या किया, बंदी बना लिया। आप देखेंगे तो ये जो आपका अल्तुनिया था, इसने रजिया को बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया तो जेल में डाल दिया। और फिर क्या हुआ कि अल्तुनिया ने 2 शर्तें रखी रजिया के सामने। उसने कहा या तो दिल्ली सल्तनत मुझे दे दो, जो दिल्ली सल्तनत है वो मुझे दे दो, और या तो मेरे साथ विवाह कर लो। क्या हुआ कि जब रजिया सुल्तान याकूत के साथ भटिंडा में गई थी विद्रोह को दबाने के लिए, जो अल्तुनिया ने किया था, क्योंकि अल्तुनिया ने भटिंडा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था, इसलिए रजिया तथा याकूत इस विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा जाते हैं अपनी सेना लेकर। परंतु वहाँ पर युद्ध होता है, उस युद्ध में याकूत पराजित हो जाता है, यानी कि रजिया भी पराजित हो जाती हैं, और याकूत को अल्तुनिया मार डालता है। और रजिया के सामने 2 प्रस्ताव रखता है, कहता है कि या तो दिल्ली सल्तनत मुझे दे दो और या तो मेरे साथ विवाह कर लो। तो क्या होता है कि रजिया उस समय बंदी बनाई होती है, तो वो दूसरा प्रस्ताव मंजूर करती है और अल्तुनिया के साथ विवाह कर लेती है। और जब विवाह कर लेती है तो दोनों लोग दिल्ली की ओर पुनः प्रस्थान करते हैं। लेकिन इसी बीच हो जाता है एक खेला। वो खेला क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, बहराम शाह था। रजिया का एक छोटा भाई था जिसका मैंने जिक्र भी किया था, जो षड्यंत्र रच रहा था रजिया के विरुद्ध। तो जब रजिया सुल्तान भटिंडा में विद्रोह को दबाने आए तभी बहराम शाह को मिला एक अच्छा मौका, और इसी समय जो अमीर वर्ग थे, उलेमा वर्ग थे, उन्हें भी अच्छा मौका मिला और उनके द्वारा बहराम शाह को एतकीन की मदद से दिल्ली का शासक घोषित कर दिया गया, दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। तो आप देखेंगे कि जब रजिया यहाँ पर भटिंडा के विद्रोह को समाप्त करने के लिए आई थी, तभी क्या हुआ कि वो दिल्ली को छोड़कर यहाँ आ गई थी। तो दिल्ली में जो इसका छोटा भाई था बहराम शाह, इसे मौका मिल गया और एतकीन की मदद से, जो मैंने आपको बताया था, आपका बदायूं यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बदायूं पड़ता है वहाँ का इक्तेदार था या राज्यपाल था, तो उसकी मदद से आप देखेंगे एतकीन की मदद से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। कब बना, तो आप देखेंगे 1240 में ये सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का। अब जब 1240 में रजिया तथा याकूत विद्रोह को दबाने गए थे तभी से मौका मिला और ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब जब रजिया सुल्तान, अब हम यहाँ पर आएंगे, अभी मैंने इसके बारे में बता दिया, अब दोनों जो स्टोरी मैंने आपको बताई उसे लिंक करते हैं। तो आप देखेंगे जब रजिया याकूत रास्ते में दिल्ली वापस लौट रहे थे, रजिया याकूत कह रहा हूँ, जब रजिया और अल्तुनिया, क्योंकि आप देखेंगे रजिया और अल्तुनिया का विवाह हो गया था, क्योंकि अल्तुनिया ने क्या किया था, 2 प्रस्ताव रख दिए थे कि या तो दिल्ली सल्तनत मुझे दे दो या तो मेरे साथ विवाह कर लो। तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया था। और जब ये दोनों क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत वापस लौटने लगे प्यारे दोस्त, तो क्या हुआ कि रास्ते में कैथल नामक स्थान पर, हरियाणा की कैथल नामक स्थान पर विश्राम करने लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले आने जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था और सेना भी थी। तो जब सेना को लेकर ऐसे जा रहे थे तो ज़्यादा बड़ी सेना नहीं थी, वैसे नॉर्मल सी सेना थी, तो क्या होता था कि रात में लोग नहीं चलते थे, विश्राम करते थे, टेंट वेंट लगाकर वहीं पर विश्राम करते थे। तो क्या हुआ कि जब रास्ते से लौट रहे थे, जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत वापस लौट रहे थे, तभी क्या हुआ आप देखेंगे कि हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर, कैथल नामक स्थान पर क्या हुआ, विश्राम करते वक्त, ये दोनों लोग विश्राम करते वक्त
विश्राम कर रहे थे, तो विश्राम करते वक्त डाकुओं का हमला हो जाता है। डाकुओं का हमला हो जाता है तथा रजिया और अल्तुनिया मारे जाते हैं। तो आप देखेंगे जब क्या हुआ कि जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत वापस लौट रहे थे तो हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर उन्होंने विश्राम करने के लिए रुके, और विश्राम करते वक्त रात में डाकुओं का हमला हो जाता है तथा रजिया और अल्तुनिया मारे जाते हैं। अब ऐसा बताया गया है बुक्स में, कई जगह ये भी लिखा मिलता है कि जो ये बहराम शाह था इसी के द्वारा हमला कराया गया था और दल चालीसा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा हमला किया गया था और रजिया तथा अल्तुनिया को मार दिया गया था। अब इसके साथ क्या होता है कि रजिया सुल्तान की जो शासन का अवधि था वो भी समाप्त हो जाता है इनकी मृत्यु के साथ, और एक बहुत ही भागदौड़ वाला शासन होता है। ज़्यादा अच्छे से ये शासन कर नहीं पाती हैं क्योंकि शुरुआत से ही इनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे विरोध देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो जो मैंने अभी बताया था कि मिन्हाज-उस-सिराज, तो उन्होंने ही कहा है कि रजिया सुल्तान क्या था कि बहुत अच्छी शासिका थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी कि वो एक स्त्री थी। उन्होंने कहा है कि उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या था कि वो एक स्त्री थी। अगर वो एक पुरुष होती तो एक बहुत ही महान शासक के रूप में प्रख्यात होती, और कहीं ना कहीं ये बात एकदम सही दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर कोई पुरुष होता, इतना योग्य होता, तो उसका उतना विरोध नहीं होता। रजिया ने पुरुष की वेशभूषा धारण की, और क्योंकि वो एक महिला थी और उसने पुरुषों की तरह डिसीजन लेने की सोची, मतलब पुरुषों की तरह निर्णय लेना भी उन्होंने सोचा, लेकिन समाज क्या होता है कि अवसर नहीं देता समान। आप देखेंगे शुरुआत से ही पुरुषों और महिलाओं में बहुत ज़्यादा भेदभाव किए गए, और इन्हीं के कारणों से आप देखेंगे यहाँ पर भी रजिया सुल्तान इतनी अच्छी शासिका थी, लेकिन समाज ने उन्हें जीने नहीं दिया, इतना ज़्यादा विरोध किया कि इसीलिए मिन्हाज-उस-सिराज लिखते हैं कि उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही था कि वो एक स्त्री थी। अगर वो एक पुरुष होती तो एक बहुत ही महान शासक के रूप में प्रख्यात होती और उसकी यश कीर्ति चारों ओर फैलती। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बेहतर तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं और रजिया सुल्तान के बारे में सारी चीज़ें जान ली है हमने। अब बहराम शाह बचे हैं, उसके बाद के जो शासक हैं वो हम अगली वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाकर उस टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर बलबन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।